Hello everyone, welcome again in the 12th class mathematics. Let's continue our topic probability. All the exercises of chapter probability we have completed. Let's discuss some miscellaneous examples that are most important according to examination point of view. So let's start. Find the mean of the binomial distribution B4 1 by 3. This is the 34th example of chapter probability. This is the NCERT mathematics book, your page number 579. So let's see how we solve it. This is given as a binomial distribution B4 1 by 3. तो सबसे पहले ये देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो नोटेशन लिखी हुई है B413, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है BNP, ये होता है BNP मीन्स कि N की वैल्यू आपके पास है 4, P की वैल्यू है 1/3. अब P पता है तो Q हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि P यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है तो फेलुअर की फाइंड कर सकते हैं. क्या होती है 1 - P यानी कि 2/3. तो चलिए देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. देखिए हमें मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन, हमें इसका मीन फाइंड करना है. तो मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम पीछे कर चुके हैं, सिग्मा XI PI. तो इसके लिए हमें पहले XI पता होना चाहिए और उसके रिलेटेड PI मीन्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए. अब देखिए टोटल ट्रायल्स हैं 4, तो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सारे पॉसिबल है, यानी कि स्मॉल x क्या क्या वैल्यूज़ लेगा 0 1 2 3 एंड 4. तो उससे रिलेटेड देखिए अब x की वैल्यू 0 1 2 3 4 सारी बन गई. उसके बाद हमने बाइनोमियल का एक फॉर्मूला किया था उससे रिलेटेड p निकालने का, NCX P⁻Q⁻N−X Q⁻X. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया. ये देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा भी हुआ है NCX Q⁻N−X P⁻X. तो P और Q की वैल्यूज़ रखी हुई हैं और X आपने अकॉर्डिंगली रख लेना है जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है. XI 0 है पहले आप, तो यहाँ 0 रख लीजिए, PI की वैल्यू आ जाएगी. फिर आपने X की जगह 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 3 4 एज इट इज़. ये आप एक्सरसाइजेज में बहुत बार कर चुके हो इसलिए इसको ऐसे करवा दिया मैंने थोड़ा सा फास्ट. तो अब सारे इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है और कुछ नहीं है ये थर्ड कॉलम में. उसके बाद हमें करना था सिग्मा XI PI. ये हमने XI PI फाइंड कर लिया, इसका सिग्मा मतलब इस वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम को ऐड किया हुआ है. देखिए 4C1 दिस 4C2 4C3 4C4 जस्ट कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व किया हुआ है 4/3 आ गया. दिस इज़ आर मीन. एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ सम को ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. वी हैव टू फाइंड द मीन. हमें मीन फाइंड करना था. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन थी. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये गिवन होने का मतलब क्या होता है BNP. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की नोटेशन होती है. N हमारे पास 4 है, P 1/3 हो गया. तो यहाँ से हमने Q फाइंड कर लिया 1 - P करने के बाद. उसके बाद हमें चाहिए था XI PI. तो पहले XI फाइंड करना था. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 4 है, तो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. आप किसी बच्चे ने 4 बार किसी इवेंट को करने की कोशिश की है तो वो कितनी बार सक्सेस हो सकता है. हो सकता है एक बार भी ना हो, 0 हो सकता है, एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार हो जाए. तो यानी कि XI की वैल्यूज़ क्या हो गई 0 to 4. उसके अकॉर्डिंगली हमने PI निकाला, XI PI की मल्टीप्लाई करी और लास्ट में उनको ऐड कर दिया. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. यस. एग्जाम्पल नंबर 36. ये एक नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा. A and B थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम. कहने का क्या मतलब है कि A और B दो पर्सन्स हैं, उन्होंने एक डाई को थ्रो किया है और अल्टरनेटिवली उनकी टर्न आती है. जैसे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, पहले ए की टर्न, फिर बी की टर्न, फिर ए की टर्न, फिर बी की टर्न. मतलब दो प्लेयर्स हैं, दोनों डाई थ्रो कर रहे हैं. कब तक थ्रो करते हैं टिल वन ऑफ दैम गेट्स अ 6.
अगर दोनों में से किसी के पास 6 आ जाता है तो वो गेम जीत जाता है। अगर दोनों में से किसी के पास भी 6 आ गया, पहले किसने स्टार्ट करना है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट्स। कहने का मीनिंग क्या है कि ए ने गेम स्टार्ट करी है, ए ने डाइस थ्रो की है, उसके बाद बी ने करना है। पहले ए ने स्टार्ट करा है, उसके बाद बी ने की टर्न आई है। तो क्या किया, जब तक उनके पास किसी के पास 6 नहीं आता, मान लो पहले ए ने थ्रो किया, अगर उसके पास 6 आ गया तो वही विन हो गया, उसके बाद बी की टर्न नहीं आएगी। अगर ए फेल हो गया तो उसके बाद बी की टर्न है। क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, उनके विन करने की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। ए ने गेम स्टार्ट करी है, तो देखिए एस हम इवेंट मान लेते हैं सक्सेस का, मतलब 6 आ गया। एफ है फेलुअर के लिए कि मीन्स कि 6 नहीं आया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस। पी एस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 6 आने की। अब एक बार टोटल क्या है, टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6, तो डाइस पे टोटल इवेंट्स 6 होते हैं ना, तो उसमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, मतलब 1 टाइम ही 6 आ सकता है, तो 1/6। ये तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज से करते आ रहे हो कि एक डाइस को थ्रो किए, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। फेलुअर की क्या हो गई, इसको 1 में से माइनस किया तो 5/6 रहेगी, 1 - 1/6 किया हुआ है। उसके बाद अब देखिए, अगर मान लो ए ने थ्रो किया, वो फर्स्ट टाइम में ही जीत गया, तो यही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले टाइम में ही उसको सक्सेस मिल गई, मतलब फर्स्ट टाइम में उसने थ्रो किया और उसके पास 6 आ गया, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी है क्या 1/6, यही ए की प्रोबेबिलिटी बन गई। लेकिन सेकंड चांस क्या है कि अगर ए ने थ्रो किया लेकिन वो हार गया, हमें तो पहले किसकी निकाल रहे हैं, हम पहले हम ये सारी प्रोबेबिलिटी ए की निकाल रहे हैं कि ए विन करे, ए जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में बी की करेंगे। अब ए देखो, ए की पास कौन कौन सी टर्न्स आएंगी, पहले उसके बाद फर्स्ट टर्न आएगी, फिर थर्ड आएगी। अगर टोटल टर्न्स देखें, पहले ए ने चला, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो फर्स्ट टाइम में जीत गया तो 1/6। उसके बाद फिर बी की टर्न आएगी, लेकिन हमें तो ए की चाहिए, तो बी की सेकंड टर्न हो गई। फिर थर्ड टाइम में ए की फिर से टर्न आई, तो वो थर्ड थ्रो में जीतेगा। तो कितनी हो सकती है, पहले में वो फेल हुआ तभी बी की टर्न आई, फिर ये बी की टर्न आई वो भी फेल हुई है, फिर ये ए की टर्न फिर से आई। कहने का मतलब क्या है, ये ए है और ये बी है, इसने फर्स्ट थ्रो किया, हो सकता है यहीं जीत जाए, तब तो ये गेम ख़त्म। लेकिन हम अगर वो यहाँ पे नहीं जीता तो किसके पास जाएगा सेकंड थ्रो, बी के पास। हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, हो सकता है ये जीत जाए या ना जीते, लेकिन हम ए की बात करें तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये नहीं जीता, तो थर्ड थ्रो फिर से ए के पास आया, तो यहाँ पे हो सकता है वो जीत जाए। अगर यहाँ पे जीतेगा तो क्या होगा, यहाँ पे फेलुअर है, यहाँ पे फेलुअर है और यहाँ पे सक्सेस है, तभी जीता है वो थर्ड थ्रो में, यानी कि एफ एफ एस, यही यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एफ एस। एफ 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 की वैल्यू, एफ की वैल्यू, एस की वैल्यू, ये आ गया सॉल्व करने के बाद। उसके बाद हमें ए की टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो प्रोबेबिलिटी उसके बाद ये फिफ्थ थ्रो भी इन्होंने लिख रखा है, देखिए कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी वो थर्ड थ्रो में अगर जीत गया तो यहीं पे सम ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, श्योरिटी तो नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म होगा, तो फोर्थ थ्रो किसके पास जाएगा, फिर से बी के पास। तो हम सपोज करते होते कि ये भी फेल हुआ है, तभी फिफ्थ थ्रो इसके पास आएगा, फिफ्थ थ्रो। तो फिफ्थ थ्रो में क्या होगा, एफ 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 एस, तभी वो जीतेगा ना यहाँ पे टर्न। तो क्या होगा, देखिए ये 4F उसके बाद S, फिर से वैल्यू दोनों की पुट की और लास्ट में हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो जीते। तो क्या होगा, उसके पास कौन कौन से थ्रो हैं, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एंड सो ऑन। हो सकता है 7th आए, हो सकता है 9 आए, क्योंकि कुछ भी श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए इन सब का एडिशन किया और सॉल्व करने के बाद वैल्यू बनी 6/11। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। तो अगर ए नहीं जीता उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, अगर ए हार गया मीन्स 1 - 6/11, दैट इज़ 5/11। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
अगर नहीं आया तो फिर भी आप मुझे बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बाय अनदर मेथड. Okay, thank you. Do practice of your syllabus. I hope all of you have completed your chapter. In next video we will start our new chapter. Thank you.